तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णयों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो देखिए ए ऑप्शन इसका जो है वो सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत। देखिए प्रशासनिक अभिकरण अधिनियम 1985 द्वारा प्रशासनिक अभिकरणों की स्थापना की गई थी और केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण के निर्णयों को अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अनुच्छेद 243 गा, ये वाला 243 गा में पंचायतों की संरचना संबंधित प्रावधान है, जबकि 343 के तहत जो है इसमें संघ की राजभाषा से के संबंध में प्रावधान दिया गया है। आगे बात करते हैं राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है। तो देखिए पहला, यह एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, इसके 2/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ 2/3 नहीं है बल्कि 1/3 है। ठीक है, 1/3 होना चाहिए। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष की समाप्ति पर जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही, मतलब ये कथन सही नहीं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सही है। विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने के पश्चात संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है, ये भी सही है। देखिए अनुच्छेद 169 के तहत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद स्थापित करने या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित समितियों में से किस एक ने पंचायती राज हेतु द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की थी? तो अशोक मेहता समिति ने। किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने की थी। ठीक है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन तथा इसे और प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1977 में, कब? 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे के स्थान पर द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की थी, जबकि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से कौन सा एक भारतीय संविधान में वर्णित नहीं है? तो देखिए पहला, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना एवं हिंसा का त्याग करना, यह है। बी, अल्पसंख्यकों की रक्षा करना, ये आपके कर्तव्यों में ये वर्णित नहीं है। जबकि सी, राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का आदर एवं पालन करना है। आवाहन किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। वर्तमान में अनुच्छेद 51A के तहत जो है 11 मूल कर्तव्य वर्णित हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटेम स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो, कौन सा या से कथन जो है वो सत्य है? तो देखिए पहला, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है, यह भी सही है। यहाँ दोनों कथन सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विशेष उपबंध किया गया कि गोवा राज्य की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होंगे? तो यह प्रावधान किया गया 371 आई में। इसमें गोवा राज्य के लिए विशेष उपबंध है, जबकि 371H में जो है अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध है, और 371G में जो है मिजोरम के लिए है, और 371 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए विशेष उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न है ये। तो देखिए इसमें अभिकथन दिया गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, किंतु राज्यों के विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं। यह कथन गलत है, क्योंकि इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं परंतु राज्यों के विधानसभा के सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, मतलब पहला कथन गलत हो गया। कारण, राज्य विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन भाग नहीं लेते, ये सही है। जो राज्य विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन भाग लेते हैं, परंतु राज्य विधान परिषद के सदस्य जो है ना ही राष्ट्रपति में ना ही उपराष्ट्रपति में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभिकथन गलत है, कथन जो कारण है वो सही है। तो यहां पर डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
कृषि सहकारिता और उद्योग के लिए एक अखिल भारतीय सेवा का गठन करने की सिफारिश निम्न में से किस आयोग ने की थी? तो जो सरकारिया आयोग रही है 1983 की, इसने केंद्र राज्य संबंधों के संपूर्ण ढांचे पर विचार करने के लिए केंद्रीय सरकार ने मार्च 1983 में 1983 में न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इन्हीं के द्वारा यह संस्तुति की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? तो देखिए, पहला, इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। बिल्कुल, नीति निश्चित तत्व जो है किसी भी न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मूल अधिकार है परंतु ये नहीं है। दूसरा, इस भाग के प्रावधान राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है। सही है, तो दोनों कथन यहां पर सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से लेकर 51, 36 से लेकर 51 राज्य के नीति निश्चित तत्वों से संबंधित है। इस भाग के प्रावधान किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होते हैं। इस भाग के सिद्धांत राष्ट्र के संचालन में मूलभूत है तथा यह सिद्धांत राज्य के कानून बनाने को प्रभावित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किसके तहत किया गया? 330, अनुच्छेद 330 के तहत किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। वर्तमान में लोकसभा में 84 सीटें जो हैं अनुसूचित जातियों के लिए, अनुसूचित जातियों मतलब एससी के लिए हैं, जबकि 47 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। 84 और 47। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है? तो इसमें सामाजिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। 17 में अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के अंत की बात की गई, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत वर्णित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है? तो देखिए, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किया जाता है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये भी किया जाता है, दंडित कैदियों का क्षमादान करना ये कार्य जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों का नहीं है। ठीक है, ये सरकार का कार्य है। राज्यों एवं केंद्र के मध्य उत्पन्न विवादों का निर्णय करना ये भी है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पे दो सूचियां दी गई, एक सूची में अनुच्छेद है, दूसरे में उसके प्रावधान है, हमें इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, अनुच्छेद 320 ये क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य इसमें दिए गए हैं। लोक सेवा आयोग का कार्य मतलब 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 330 में क्या है? इसमें लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए सदस्यों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अभी हम लोग ऊपर इस पर प्रश्न देखे हैं, तो यहाँ पर बी को जो है 4 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 323A ये प्रशासनिक अभिकरण से संबंधित है, 2 से मिला दीजिए। और अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से, तो 1 से मिला दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3421 अर्थात आपका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 85 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। इसमें निम्न प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत व सत्रावसान कर सकेगा। ठीक है, आहूत व सत्रावसान कर सकेगा मतलब कॉल कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है। दूसरा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर संसद का सत्र बुलाएगा जिसमें 2 सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा यह कर सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये इसका एक तरह का विशेषाधिकार है राज्यसभा का। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना बिल्कुल संसद की भूमिका होती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना ये इसमें भी होती है। महान्यायवादी को हटाना, क्योंकि महान्यायवादी को राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ये अपने पद पर रहता है। तो इसमें संसद की भूमिका नहीं है। अगर इनडायरेक्टली देखेंगे तो संसद की भूमिका ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति भी क्या होता है? संसद का ही पार्ट होता है। संसद जो है आपके राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। लोकपाल के सभापति एवं सदस्यों को हटाने में संसद की भूमिका होती है। ठीक है, तो देखिए यहां पर आपका सी ऑप्शन जो है वो सही है। महान्यायवादी को हटाने में संसद की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती है। अनुच्छेद 76 में राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को नियुक्त किए जाने का प्रावधान है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद
पद धारण करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशवा बाजीराव द्वितीय, 3 कथन है यहां पर। पेशवा बाजीराव द्वितीय बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा सरदार था। यह कथन आपका सही है। दूसरा, सुंगौली की संधि का संबंध आंग्ल अफगान युद्ध से था। नहीं, सुंगौली की संधि का संबंध जो है आंग्ल नेपाल युद्ध से था, जो कि 1814 और से लेकर 16 तक होता है और सुंगौली की संधि से समाप्त होता है। तो यहां पर पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तीसरा, सिक्किम का भारत में विलय लॉर्ड डलहौजी के काल में होता है, यह कथन सही है। तो पहला और तीसरा सही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। पत्र पत्रिकाएं और संस्थापक संपादक दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, बहिष्कृत भारत जो है, यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यह जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है। अस्पृश्य लोगों के नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। वर्ष 1927 में इन्होंने ही मराठी पाक्षिक, मतलब 15 दिन पर निकलने वाली बहिष्कृत भारत का प्रकाशन आरंभ किया था। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। जबकि दैनिक आजाद के संपादक कौन थे? शिव प्रसाद गुप्त। स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले। न्यू इंडिया के एनी बेसेंट थी। अगला है, वर्ष 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था, जिसमें भारतीय सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। इसमें कौन सम्मिलित थे? तो सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। ये 1902 में टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो विश्वविद्यालय आयोग गठित होता है, ये लॉर्ड कर्जन के समय में होता है, लॉर्ड कर्जन के समय में। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित किया गया? तो यह किया गया था 1881 ईस्वी का जो कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम आता है, उसमें यह किया गया था। इसके साथ ही अन्य प्रावधानों में महीने में 4 दिन का अवकाश प्रमुख रहा है। यह अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में आया था, लॉर्ड रिपन के काल में आया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न से किस संत ने की थी? उदासी संप्रदाय की स्थापना जो है श्रीचंद ने की थी। किसने की थी? श्रीचंद। श्रीचंद गुरु नानक के पुत्र थे। इन्होंने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। गुरु नानक ने इन्हें अपना उत्तराधिकारी न घोषित कर अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया था। निम्नलिखित में से किस संस्था का पूर्व नाम अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग रहा है? तो हरिजन सेवक संघ का नाम था, जिसकी स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। जबकि आत्मसम्मान आंदोलन इसका प्रारंभ किसने किया था? ईबी रामास्वामी ने 1925 में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा भीमराव अंबेडकर द्वारा 1924 ईस्वी में की गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 3 कथन दिए गए हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। यह तुर्की भाषा में प्रवीण था। इसे जहांगीर ने 400 मनसब प्रदान किया था, 400 का। इसे इंग्लिश खां अथवा फिरंगी खां की उपाधि प्राप्त थी। यह उपरोक्त कथन किससे संबंधित है? तो यह जो है हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस से संबंधित है। किससे? कैप्टन हॉकिंस से। यह 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत भेजा गया था और 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाने के कारण यह जहांगीर से मिलता। और यह फ्रेंड नाम का जेम्स प्रथम का पत्र अकबर के लिए लाया था, जिसकी भाषा क्या थी? फारसी थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर को भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा जाता है? अग्रगामी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में 2 सूचियां दी गई हैं, संगठन और उसके संस्थापक। इन्हें हमें सुमेलित करना है। इंडिया होम रूल सोसाइटी, इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा, 1 से मिला दीजिए। पेरिस इंडियन सोसाइटी, मैडम कामा, 2 से मिला दीजिए। यूनाइटेड इंडिया हाउस, तारकनाथ दास, 3 से मिला दीजिए। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, सोहन सिंह भाकना, 4 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 अर्थात ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। यहां पे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। अभिकथन है आपका कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही है। कारण, मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। तो यहां पर दोनों ही कथन सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो यह कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। राजा राम मोहन राय जी को कहा जाता है। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, युगदूत इत्यादि नामों से पुकारा जाता है।
संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे रहा है? तो इसका संबंध जो है चोलों से रहा है। किससे? चोलों से रहा है। चोल वंश की राजधानी प्रारंभ में उरैयूर थी, उरैयूर बाद में पुहार को राजधानी बनाया जाता है, जो कावेरी पत्तनम के नाम से जाना जाता है। और ये जो कावेरी पत्तनम है ये इस काल का समृद्धशाली बंदरगाह नगर रहा है। सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ठीक है, नहीं थे। अकबर के थे, जहांगीर के थे, परंतु बाबर के नहीं रहते हैं। ये बाबर काफी पहले का है। तो इनका काल जो है 1532 से लेकर 1623 तक रहता है, और 1526 में ही बाबर जो है के बाद ही खत्म हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सल्तनत कालीन शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है तो अलाउद्दीन खिलजी के राज्यारोहण के साथ ही माना जाता है। अमीर खुसरो ने उसे एक भाग्यवादी व्यक्ति कहा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे 31 पे। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? सुमेलित नहीं है लेखक और रचना में। देखिए, विज्ञानेश्वर की रचना, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की, माधव ने नकासुर विजय की रचना की, जयदेव ने गीत गोविंद की, गंगाधर ने शंकर विजय की रचना विद्यारण्य ने की थी, ना कि गंगाधर ने। तो शंकर विजय की रचना विद्यारण्य ने की थी। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? तो देखिए, सत्य कथन कौन सा ये बताना है। इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, गलत है। गुप्त वंश चलाने का श्रेय इन्हीं को जाता, नहीं। इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, कौन सा कथन सत्य है ये बता। नहीं, देखिए, इसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी, सही बात है। गुप्त संवत चलाने का श्रेय इसे ही जाता है, ये भी सही है। इन्हें ही जाता है, ये सही है। इसने रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था, ये भी सही है। तो सभी कथन यहां पर सही हैं, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। चंद्रगुप्त प्रथम जो है, इनका जो कार्यकाल रहा था 319 से लेकर के 335 ईस्वी, और इन्हें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मामल्य शैली का विकास किस शासक के शासनकाल में होता है? मामल्य शैली का विकास जो है वो पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन के शासनकाल में होता है। अतः इसे मामल्य शैली, इसने मामल्य की उपाधि धारण की थी, अतः इसे मामल्य शैली कहा जाता है। इसके समय के जो शैली विकसित होती है। तैमूर के भारत आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक नासरुद्दीन महमूद था। कौन था? नासरुद्दीन महमूद। तैमूर लंग ने कब आक्रमण किया था? 1398 में किया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों का उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, शरेपुल का युद्ध जो होता है ये 1501 में होता है। शरेपुल का युद्ध 1501 में होता है। इसके बाद आपका खानवा का युद्ध होगा। खानवा का युद्ध होता है 1527 में। फिर आपका दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में, 1532। चौसा का युद्ध 1539 में। तो शरेपुल का युद्ध, फिर खानवा, फिर दोहरिया, फिर चौसा। तो आपका क्या हो जाएगा? 2314 था। सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। लोदियों का राजस्व सिद्धांत आधारित रहा है किस पे? तो ये अफगान सरदारों की समानता पर। लोदी अफगान थे, उनका राजस्व सिद्धांत अफगान सरदारों की समानता पर आधारित था। सुल्तान को अपने अफगान सरदारों में एक बड़ा सरदार मानते थे, और उनकी शासन व्यवस्था एक तंत्रीय न होकर के कुलीन तंत्रीय थी। कैसी थी? कुलीन तंत्रीय थी। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें अभिकथन है, कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि सैंधो सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता रही है, सही बात है। इस सभ्यता में लेखन कला का ज्ञान है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सका है। दोनों ही कथन कारण दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, मतलब कारण जो है कथन की व्याख्या कर रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। अगले पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 कथन दिए गए, बताना उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से असत्य कथन है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, सही बात है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये भी सही है। भगवान बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित रहे, ये भी सही है। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ये भी सही है। चारों कथन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इनमें से कोई असत्य नहीं है। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष
1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है जोनाथन डंकन के द्वारा, किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। इसके अतिरिक्त राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, किसकी? हिंदू कॉलेज की, जो बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया। तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में की थी और राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उत्तर प्रदेश किसान सभा, जिसका गठन वर्ष 1918 में अवध में होता है, निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं थे? तो इससे इंदिरा द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय, गौरी शंकर मिश्र संबंधित है, परंतु जवाहरलाल नेहरू इससे संबंधित नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वायसराय वेवेल द्वारा वर्ष 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो इसमें अबुल कलाम आजाद ने किया था। किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था, क्योंकि यही क्या थे? अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन योजना जो कि 16 मई 1946 में आती है, 16 मई 1946 में आती है। इसके सदस्य थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। इसने भारत के लिए एक नया संविधान एवं अस्थायी सरकार की स्थापना का लक्ष्य रखा था। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है मध्यकालीन संत और उनका कार्यक्षेत्र? तो देखिए, शंकर देव असम से संबंधित थे। मलूक दास ये राजस्थान नहीं बल्कि इलाहाबाद के, इनका जन्म इलाहाबाद के कारा में हुआ था और इनका मूलतः जो कार्यक्षेत्र था वो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ना कि राजस्थान। नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। आगे देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर आता है? तो देखिए, सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये 1829 में लगता है, 1829 में। रोलेट अधिनियम कब आता है? रोलेट अधिनियम 1919 में आएगा। ठीक। वुड डिस्पैच 1854 का है, 1854 का है। और वार्नाकुलर प्रेस एक्ट कब का है? 1878 का है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? सबसे आखिरी में इसमें पूछा है कि निम्नलिखित घटनाओं में से कौन से कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। तो इसमें सबसे आखिरी में कौन आएगा? रोलेट अधिनियम आएगा। सबसे पहले इसमें आपका वुड डिस्पैच होगा, फिर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट है, फिर सबसे पहले सती प्रथा प्रतिबंध लगेगा ना, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगेगा, फिर वुड डिस्पैच है, फिर वार्नाकुलर प्रेस एक्ट है और सबसे लास्ट में रोलेट अधिनियम 1919। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है? 1775 से 82। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, 3। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? 1848 से 49, तो 2 से मिला दीजिए। 1432 अर्थात सी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है? भगत सिंह जिंदाबाद एवं इंकलाब जिंदाबाद का एक ही अर्थ है, यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, किसने कहा था? महत्वपूर्ण, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भगत सिंह का यह मानना था कि व्यक्तिगत प्रयास से क्रांति नहीं लाई जा सकती, व्यापक जन आंदोलन ही क्रांति का माध्यम बन सकता है। निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कबालियों ने गांधी जी को मलंग बाबा की उपाधि प्रदान की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता? कौन सा नहीं करता? मेनिंजाइटिस जो बीमारी है ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। इसमें मेनिंजाइटिस में क्या होता है? नामक बीमारी मस्तिष्क में मेनिंजिस नामक झिल्ली में सूजन के कारण होता है, जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित नहीं करता। बाकी जो है रेबीज, टिटनेस, पोलियो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। आगे बात करते हैं, मानव शरीर में सीरोटोनिन नामक रसायन का स्त्रावण कब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है? तो यह बढ़ जाता है कब? एलर्जी के समय।
ठीक है, जब एलर्जी होती है, एलर्जी के समय बढ़ जाता है। वातावरण में उपस्थित किसी भी वस्तु के प्रति मानव शरीर की अत्यधिक संवेदनशीलता ही एलर्जी कहलाती है। इस समय हिस्टामीन एवं सीरोटोनिन का स्त्राव अधिक होने लगता है। मानव मुख में लार का निर्माण प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? प्रतिरक्षा के किस प्रकार से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? कायकीय रोध से। देखिए, रोगों से लड़ने की क्षमता ही प्रतिरक्षा होती है, जिसे सहज प्रतिरक्षा एवं उपार्जित प्रतिरक्षा दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। मुख में लार बनना, आंखों में आंसू, अमाशय में अम्ल कैकीय रोध के उदाहरण हैं, जो सहज प्रतिरक्षा का एक क्या है? प्रकार है। बीज के निम्नलिखित भागों में से किस एक भाग की बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी, मतलब एक भाग को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है? किसे जाना जाता है? भ्रूण को। ठीक है, भ्रूण को। भ्रूण के अंदर मूलांकुर एवं प्रांकुर नामक संरचना पाई जाती है, जिससे क्रमशः जड़ एवं तने का विकास होता है। मतलब मूलांकुर से जड़ का और प्रांकुर से तने का। इसलिए भ्रूण को बीज के अंदर अविकसित पौधे के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है? तो स्पाइडर वानर जो होते हैं ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। ये मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र इनका मुख्य आवास स्थान है, जबकि भारत में तारा कछुआ, मॉनिटर छिपकली, वामन सुअर ये पाए जाते हैं। आगे, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों को निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत परिभाषित किया गया है? किसके तहत किया गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। ठीक है, 1986 के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, विद्युत जनित्र परिवर्तित करता है। जो विद्युत जनित्र होता है ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से फाइटोप्लैंक्टन्स के संबंध में सत्य है? तो देखिए, समुद्री खाद्य श्रृंखला में ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, उत्पादन कार्य करते हैं। सही है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए ये उत्तरदायी हैं। दोनों ही कथन यहां पर सही है। प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो ऑक्सीजन निकलता है, तो यहां पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं? तो कौन से आते हैं? बुध और शुक्र आते हैं। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा है ग्रह है, शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। बुध एवं शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं, ये दोनों ग्रह जो है सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य स्थित हैं, इसलिए इन्हें सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है और ये अंतर्ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के उत्तराखंड राज्य को हिमालय से जोड़ने वाला एक प्रमुख दर्रा है? तो जो नीति दर्रा है ये जोड़ने का कार्य करता है। माना दर्रा जास्कर पर्वत के पूर्वी छोर तक फैला है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है तथा नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन दिया गया है कि भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत जो है वो सौर ऊर्जा। सही है। परमाणु ऊर्जा खनिज सर्वत्र जो है, जो परमाणु ऊर्जा खनिज है ये सर्वत्र सुलभ नहीं है, इसका कारण यही है। तो इसीलिए जो है भविष्य में ऊर्जा हेतु आशाप्रद स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है। तो यहाँ पे कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है। वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध व्यक्ति जो है वो लाल और हरे में भेद नहीं कर सकता है। वर्णांधता से ग्रसित व्यक्ति के नेत्र की जो शंकु रचना में होती है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, जिस कारण से वर्णांध व्यक्ति लाल एवं हरे रंगों में भेद नहीं कर सकता है। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए, बताना कौन सा कथन इसमें सत्य है। सत्य कथन का हमें चुनाव करना है। भारतीय तटरेखा की कुल लंबाई लगभग 7,516 किलोमीटर है। सही बात है। सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। ये भी सही है। तीसरा, गुजरात के बाद सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य महाराष्ट्र है। तो देखिए, गुजरात राज्य के बाद आंध्र प्रदेश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है, सबसे अधिक गुजरात है, फिर आंध्र प्रदेश है। ठीक है, तो पहला और तीसरा कथन यहां पर सत्य है, पहला और दूसरा, तीसरा गलत है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है? कौन सी एक नदी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है और ये विंध्य पर्वत श्रृंखला से निकलती है? तो कौन सी? बेतवा नदी है। ठीक है,
चंबल नदी मध्य प्रदेश के, जो चंबल नदी है मध्य प्रदेश के महू के निकट से निकलती है। आगे बढ़ते हैं। एथमायड, एथमायड नामक अस्थि मानव शरीर के किस भाग में पाई जाती है? एथमायड नामक अस्थि जो है मनुष्य के नाक के ऊपरी भाग में, नाक के ऊपरी भाग में पाई जाती है, जो नेत्र की छत का निर्माण करती है। मानव के चेहरे में 8 तथा कपाल में 14 हड्डियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा सत्य नहीं है बताना है। देखिए, मानव नेत्र का कार्निया कंजक्टिव नामक पतली झिल्ली से घिरा होता है, सही कथन है। नेत्रदान में स्वस्थ कार्निया को ही दान दिया जाता है, यह भी सही है। नेत्रदान मानव की मृत्यु के 24 घंटे के अंदर किया जाता है, नहीं। नेत्रदान में स्वस्थ करने का दान मृत्यु के 4 घंटे के अंदर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन सही नहीं है, कार्निया मानव नेत्र के वायु भाग में पाया जाता है, ये सही है। नीचे 2 कथन दिए गए, कथन कांड का प्रश्न है, हमें बताना है कौन सा सही है। अभिकथन है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की कमी को ब्रिक इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन के स्त्रावण द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है। जो ब्रिक होता है, ब्रिक कारण इरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही थी, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। देखिए, पेरिटोनियम ब्रिक के चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली होती है, ठीक, सही है। पेरिकॉर्डियम ये हृदय को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली है, सही बात है। यकृत, यकृत जो होता है ये अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है, जबकि ब्रिक जो है ये रक्त को छानकर मूत्र का निर्माण करता है। तो यकृत को यहां से मिलाइए और ब्रिक को ऐसे, तो 3 और 4 सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं, हमें यहां पे इन्हें सुमेलित करना, संस्थान और इसकी स्थिति को, ठीक है। संस्थान और स्थिति को देखिए, केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? उड़ीसा के कटक में, तो इसको 4 से मिलाइए। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में, 3 से मिला दीजिए। शस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये कहां पे है? झांसी में, 2 से मिला दीजिए। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च ये कहां पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से आप देखेंगे तो 4, 3, 2, 1 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है। अभिकथन है कि अभिकथन क्या दिया गया? हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वागामी कहते हैं, सही बात है। दोनों में समान प्रकार का दर्द रोगी को महसूस होता है, ये भी सही है। ये दोनों कथन सही है, परंतु हृदय शूल को हृदयाघात का पूर्वगामी कहते हैं, ये जो है कारण से पता नहीं चल रहा है। तो कथन कारण सही है परंतु व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, हमें यहां सुमेलित करना है कि कौन किससे सुमेलित होगा। देखिए, कैरोटिड धमनी, कैरोटिड धमनी जो है ये आपका मस्तिष्क से संबंधित होता है, 3 से मिलाइए। कोरोनरी धमनी ये हृदय से संबंधित होता है, 1 से मिला दीजिए, 1 से। मेसेंट्रिक धमनी, मेसेंट्रिक धमनी जो है आहार नाल से, 2 से मिला दीजिए। रीनल धमनी ब्रिक से होती है, ब्रिक अर्थात किडनी, तो इसको 4 से मिला दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3124, 3124 अर्थात डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, सिफकंटर नामक कपाट मानव शरीर में निम्नलिखित में से कहां पाई जाती है? तो ये कहां पाई जाती है? ग्रास नली और अमाशय के बीच में, ग्रास नली और अमाशय के बीच में पाई जाती है स्फिंक्टर कपाट, ठीक है। तो यहां पर ये ए सही हो जाएगा। जबकि अमाशय एवं छोटी आंत, अमाशय एवं छोटी आंत के बीच में जो है पाइलोरिक कपाट पाई जाती है। छोटी आंत एवं बड़ी आंत के बीच में इलियोशिकल कपाट होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर में ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट से मानव की प्रतिदिन कुल ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 60 से 80% प्राप्त होता है, इसलिए इसे ऊर्जा उत्पादक की श्रेणी में रखा जाता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो जो रेडान होती है ये अक्रिय गैस है, परंतु ये वायुमंडल में नहीं पाई जाती, जबकि नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन पाई जाती हैं। निम्न पर विचार कीजिए, उपरोक्त नदियों में से कौन सी
ये 5 नदियों में कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? कौन सी पूर्ववर्ती नदियां हैं? देखिए पूर्ववर्ती नदियां होती क्या है पहले समझ लीजिए। पूर्ववर्ती नदियां अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का अनुसरण करती हैं। मतलब जिस रास्ते से आ रही हैं वो उसी रास्ते बढ़ती जाएंगे, अगर आगे कोई अवरोध है तो उस अवरोध को काटते हुए वो आगे बढ़ती हैं। तो यहां पर देखिए आपका सिंधु हो गया, सतलज हो गया और ब्रह्मपुत्र, जिनकी धारा बहुत तेज होगी वही क्या होंगी, वो अपने अवरोध को काटते हुए आगे बढ़ जाएंगी। तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, अर्थात बी ऑप्शन 1 2 3। जबकि जो आपकी स्वर्ण रेखा जो बची हुई, स्वर्ण रेखा हो गई, सोन नदी हो गई, चंबल है, बनास आदि नदियां अध्यारोपित नदियों के उदाहरण होते हैं। आगे देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना उपरोक्त किस एक स्थानीय पवन से संबंधित है। यह आल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल के सहारे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है तथा इसका सर्वाधिक प्रभाव स्विट्जरलैंड में होता है। तो ये जो पूरा चीजें बताई गई हैं ये फॉन से संबंधित, किससे? फॉन से संबंधित है। फॉन जो स्थानीय पवन है, जबकि जो चिनुक है, चिनुक स्थानीय पवन, ये रॉकी पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे चलने वाली गर्म और शुष्क हवा है। और ब्लैक रोलर जो है ये उत्तरी अमेरिका के विशाल मैदानों में चलने वाली गर्म एवं धूल भरी शुष्क हवाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित ये बताना है। लिथोफाइट, कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियों के कहते हैं, क्या कहते हैं? लिथोफाइट कहते हैं, ये सही है। हैलोफाइट क्या होता है? नमकीन मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं, लवणीय मिट्टी की वनस्पतियां होती हैं। पैरोफाइट क्या होती है? मतलब हैलोफाइट आपको यहां से मिलाइए। पैरोफाइट क्या होती है? अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियां होती हैं। हाइड्रोफाइट क्या होती हैं? ये वाला जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियां क्या कहलाती हैं? हाइड्रोफाइट कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है ये बताना है हमें। तो देखिए शूनहर कौन सा सुमेलित है? देखिए शूनहर सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से मिलाती है, सही है। कील नहर जो है ये बाल्टिक सागर को आर्कटिक सागर से नहीं, कील नहर पश्चिमी जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। तो यहां पर जो है 2 वाला गलत है। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो पहला और तीसरा सही है, बी ऑप्शन। तो यहां पर इस प्रकार से प्रोबायोटिक पद किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जैविक खाद्य, एंटी एसिड, एंटीबायोटिक, सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक। तो यह जो है सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक के लिए इस पद का प्रयोग किया जाता है। देखिए यह जो प्रोबायोटिक्स है एक सजीव सूक्ष्मजीवी खाद्य संपूरक है जिससे शीघ्र मृत्यु घटना, वृद्धि दर में बढ़ोतरी, खाद्य संरक्षण में सुधार, अंडा गुणवत्ता एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी दावे या मांगे पूरी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी एक पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है? तो कौन सी है? ये खिरगिज जनजाति जो है ये पामीर पठार के क्षेत्रों में निवास करती है। पामीर पठार एवं शान पर्वतमाला क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अतिरिक्त जो बोअर जनजाति है ये दक्षिण अफ्रीका के ऑरेंज फ्री स्टेट में निवास करती है। यूका गिर जो है ये उत्तरी पूर्वी साइबेरिया में, और माओरी जो है ये न्यूजीलैंड में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण का। तो अभिकथन दिया गया है कि पाकिस्तान में वर्षा का अभाव होते हुए भी वह एक कृषि प्रधान देश है, कारण यहाँ नहरों का जाल बिछा हुआ है। दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पाकिस्तान में सिंध एवं उसकी सहायक नदियों से इतनी नहरें निकाली गई कि पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है, इसी कारण वर्षा का अभाव होते हुए भी यह एक कृषि प्रधान देश है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित देशों में से कौन सा या से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत सम्मिलित हैं? तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपका कौन कौन सा जाता है? जिबूती हो गया, सोमालिया हो गया और इथोपिया हो गए। इन 5 में से ये 3 देश जो हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के तहत आते हैं। तो 1 3 4 डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती आते हैं। इथोपिया, सोमालिया, जिबूती आते हैं और यह अफ्रीका महाद्वीप के पशुपालन का प्रमुख क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मेलानेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है?
तो कौन सा नहीं है? जो टोंगा है ये मेलानेशिया द्वीप समूह का पार्ट नहीं है। देखिए, प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूह एवं द्वीपों को मेलानेशिया कहते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर के सबसे पश्चिम के द्वीप समूहों को। यह इंडोनेशिया एवं फिलीपींस के मध्य स्थित है। इसमें इरियन, वानुआतू, कैलिडोनिया, फिजी इत्यादि द्वीप सम्मिलित हैं, जबकि टोंगा, तुवालू, ताहिती इत्यादि जो हैं ये पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है। तो टोंगा आपका जो है पोलिनेशिया द्वीप समूह का हिस्सा है, ना कि मेलानेशिया द्वीप समूह का। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित देशों में से किन देशों से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? किन से होकर के भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए, भूमध्य रेखा यदि आप मैप में देखेंगे तो यह गैबोन, मालदीव, युगांडा, केन्या इन सभी से होकर के गुजरती है। इस प्रकार से 1 2 3 4 आपका चारों, मतलब इसके अंदर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सत्य कथन या कथनों का चयन करना है। 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो देखिए, एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। एबोसीनिया पठार पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, सही बात है। ओकावांगो द्रोणी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित है, यह भी सही है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो तीनों कथन यहां पर सही हैं। तो 1 2 3 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको एक बार आप इन तीनों स्थलों को जो है आप मैप में जरूर देख लीजिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है राष्ट्रीय उद्यान और राज्य में? तो देखिए, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये असम में नहीं है बल्कि ये महाराष्ट्र में है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए, यदि वायु का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होगा? तो ध्वनि की चाल जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगी। देखिए, ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में तथा सबसे कम गैसों में होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ताप बढ़ाने से क्या होगा? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष में बाहर की तरफ कौन सा रंग दिखाई देता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में देखिए 2 तरह के इंद्रधनुष होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की तरफ होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की तरफ होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो यदि प्राथमिक इंद्रधनुष पूछता तो लाल रंग होता, चूंकि द्वितीय इंद्रधनुष पूछ रहा है इसलिए बैंगनी रंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मच्छर भगाने वाले लिक्विडेटर में किस रासायनिक पदार्थ का उपयोग होता है? किसका होता है? तो पेलेथ्रिन का होता है। इसका प्रयोग जो है सामान्यतः घरों में होता है। यह वाष्पीकृत होकर मच्छर भगाता है। आगे बढ़ते हैं, शराब पीने की पुष्टि करने वाले परीक्षण किट में निम्नलिखित में से किन रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और फूंक मारने पर यदि इस किट से सिरके जैसी गंध आती है तो शराब पीने की पुष्टि हो जाती है। तो 1 और 3 अर्थात ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त में से असत्य कथन या कथनों का चयन करना है, कौन कौन से असत्य हैं। तो देखिए, इसमें पहला है आपका महान हिमालय को हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है, सही बात है। पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय में स्थित, ये भी सही है। करागंडा लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है, तो ये गलत है, क्योंकि करागंडा लौह अयस्क क्षेत्र जो है यूक्रेन में ना होकर के कजाकिस्तान में स्थित है, इसलिए 3 मतलब कथन नंबर 3 जो है ये असत्य है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? कौन सा एक सबसे दक्षिण में, भारत की ये बंदरगाह है, कौन सा इसमें सबसे दक्षिण में स्थित है ये हमें बताना है। तो देखिए, आपका हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तो ये दक्षिण में नहीं है। मारवू गोवा जो है ये गोवा में है, ये भी दक्षिण में नहीं होगा, ये आपका पश्चिम साइड में हो जाएगा, और हल्दिया आपका पूर्व साइड में हो जाएगा। वहीं कांडला गुजरात में है, ये पश्चिम साइड में हो जाएगा। पारादीप जो है, पारादीप उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा में है। तो हमें बताना क्या है? हमें दक्षिण में स्थित द्वीप को बताना है कि सबसे दक्षिण में, इनमें सबसे दक्षिण कौन सा है? तो सबसे दक्षिण आप देखेंगे तो इसमें मर्मुगोवा गाओ, मतलब गोवा वाला जो है ये सबसे दक्षिण में, इनको क्रम से लगाएंगे इन चारों को, तो सबसे दक्षिण में कौन सा आएगा? मर्मुगाओ आएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 युग्म दिए गए हैं, हमें बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है।
तो देखिए पुष्कर अरावली पहाड़ी में है, ओंकारेश्वर मानधाता पहाड़ी में है, श्रीशैलम जो है ये शतमाला पहाड़ी में नहीं है, शतमाला पहाड़ी में नहीं बल्कि नल मल्ला पर्वत पर स्थित है, नल मल्ला पर्वत पर स्थित है और ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले में स्थित है। इस प्रकार से आपका 3 वाला जो तीसरा युग्म है ये सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं, अमलाई, राजमुंदरी और बल्लारपुर औद्योगिक स्थल किस एक उद्योग के लिए मुख्यतः प्रसिद्ध हैं? तो ये देखिए ये आपके कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कागज उद्योग के लिए। अमलाई जो है मध्य प्रदेश में है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है और बल्लारपुर जो है महाराष्ट्र में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है कोयला क्षेत्र और वो कहां पर स्थित है इसको देखना है। तो देखिए तलचर ये महानदी घाटी में है, तलचर जो है महानदी घाटी में, सिंगरेनी नर्मदा घाटी नहीं, सिंगरेनी जो है कोयला क्षेत्र का विस्तार तेलंगाना राज्य में है और ये गोदावरी नदी घाटी में स्थित है, गोदावरी में है ना कि नर्मदा घाटी में। तो बी ऑप्शन आपका सही नहीं है। कर्णपुरा दामोदर घाटी, सिंगरौली सोन घाटी। आगे बढ़ते हैं, विश्व में प्राप्त होने वाली टीन का लगभग 80% प्राप्त होता है किससे? तो ये प्राप्त होता है प्लेसर निक्षेपों से। किससे? 80% प्लेसर निक्षेपों से प्राप्त होता है। अधिकांश प्लेसर निक्षेपों का फैलाव दक्षिण पूर्व एशिया में है, दक्षिण पूर्व एशिया में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रास वैल्यू, ठीक है, एजीआर एडजस्टेड ग्रास वैल्यू में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है, सही है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापने हेतु आधार वर्ष 2011-12 है, ये भी सही है। तो दोनों सही है, तो यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए एजीआर एडजस्टेड ग्रास वैल्यू की अवधारणा का विकास वर्ष 1999 की नई दूरसंचार नीति के तहत हुआ था। इस नीति के अनुसार कंपनियों को लाइसेंस शुल्क एवं आवंटित स्पेक्ट्रम के उपयोग शुल्क का भुगतान राजस्व अंश के रूप में करना होगा। एजीआर में केवल दूरसंचार सेवाओं से उत्पन्न राजस्व को शामिल किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय मापन हेतु आधार वर्ष 2011-12 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। तो क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना सबसे बाद में हुई है? तो देखिए भारतीय उद्योग वित्त निगम, इसकी स्थापना 1948 में होती है, 1948 में। भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की स्थापना 1955 में होती है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की स्थापना होती है 1964 में। तो सबसे बाद में किसकी स्थापना हो रही है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर सही हो जाएगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। तो देखिए अभिकथन है कि भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। सही बात है, कारण इससे आयात जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? महंगे हो जाते हैं। आयात मतलब जो हम इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगाते हैं, वो महंगे हो जाते हैं और निर्यात हमारा एक्सपोर्ट जो है वो सस्ते हो जाते हैं। तो कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी हो रही, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ है किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना। व्यापार शेष की स्थिति में सुधार करने हेतु यह उपयुक्त होता है तथा भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आने की स्थिति में मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा या से राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? ठीक है, कौन से सम्मिलित है? तो देखिए पूंजी निर्माण राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में बात हो रही है, पूंजी निर्माण सही है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, संसाधनों का कुशल आवंटन, रोजगार सृजन, सबके सब सम्मिलित हैं, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो ये जो है आपके किस में पाए जाते हैं? मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में, मध्य महासागरीय पेटी और परिप्रशांत पेटी में, इसलिए 3 और 4 अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश बेनिलक्स संगठन का सदस्य नहीं है? बेनिलक्स जो है 3 यूरोपीय देशों, किसका? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग का एक राजनीतिक आर्थिक संगठन है। इसमें नॉर्वे नहीं है, ठीक है, इसमें नॉर्वे नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका जो क्या कहते हैं सचिवालय है वो बेल्जियम की ब्रुसेल्स में है,
बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। आगे बढ़ते हैं। एग मार्क गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह निम्नलिखित में से किस एक संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है आपका विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक संस्थान है और ISI का निशान इसी संस्था के द्वारा दिया जाता है। जो बी वाला ऑप्शन है ये, तो यहां पर सही क्या है? विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, सी ऑप्शन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है स्टॉक एक्सचेंज और शेयर सूचकांक में? तो देखिए, जर्मनी का शेयर सूचकांक जो है, शेयर सूचकांक मिड डेक्स है, सही है। थाईलैंड का सेट है। यूएसए का टाइक्स नहीं है, यूएसए का जो है नास्डाक है, यूएसए का नास्डाक है। टाइक्स जो है ये ताइवान का है। इंग्लैंड का FTSE है, FTSE 100 है। तो यहां पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सत्य है। तो देखिए, मुद्रा अवस्फीति मतलब जो इन्फ्लेशन होता है, मुद्रा अस्फीति की स्थिति में मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती तथा वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में गिरावट आती है। यह कथन सही है। मुद्रा अस्फीति को ही मुद्रा प्रसार कहते हैं। यह कथन गलत है। तो देखिए, यहां मुद्रास्फीति की बात नहीं हो रही, यह मुद्रा अवस्फीति की बात हो रही है। ठीक है, जब मुद्रा के मूल्य में कमी होने से सामान्य मूल्य स्तर बढ़ जाता है तो उसे मुद्रास्फीति कहते हैं, और उसका अपोजिट जो होता है वो मुद्रा अवस्फीति होता है। और मुद्रा स्थिति की स्थिति में जो होता है मुद्रा प्रसार, जो मुद्रा स्फीति होती है उसकी स्थिति को मुद्रा प्रसार कहते हैं, ना कि मुद्रा अवस्फीति को। तो यहां पर मुद्रा अवस्फीति की बात की गई है, इसलिए पहला कथन तो सही है, दूसरा वाला गलत है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो देखिए, साइप्रस की राजधानी निकोशिया है, तुर्कमेनिस्तान की अशगाबाद है, बोत्सवाना की गेबरोन है, नामीबिया की राजधानी जो है विक्टोरिया नहीं है बल्कि बिडहॉक है। नामीबिया की राजधानी बिडहॉक है, विक्टोरिया सेशल्स की राजधानी है। तो इसलिए डी ऑप्शन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा या से राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं? कौन से साझा नहीं करते हैं ये बताना है हमें। तो देखिए, असम करता है, मिजोरम करता है, त्रिपुरा करता है, मणिपुर और नागालैंड जो है ये म्यांमार के साथ इनकी सीमा लगती है, ना कि बांग्लादेश के साथ में। तो 3 और 5 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? किसके द्वारा जीवा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। फरवरी 2022 में इसको प्रारंभ किया गया था। ठीक है, यह एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरसेट कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मिलन है। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। निम्नलिखित प्रमुख योजनाओं में से कौन सी एक कार्यक्रम के अनुसार सबसे बाद में आती है? तो देखिए, सबसे बाद में कौन सी आती है? देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये 1 फरवरी 2017 की है। स्मार्ट सिटी मिशन जो है ये 25 जून 2015 की है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन जो है ये 2016 की है। और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये 28 अगस्त 2014 की है। तो सबसे लास्ट में कौन सा आ रहा है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अर्थात ए ऑप्शन 2017 की है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश गेहूं की उच्चतम उत्पादकता में प्रथम स्थान रखता है? तो चाइना है। उत्पादकता की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। तो देखिए, स्वर्ण के भंडार में विश्व का प्रथम स्थान चीन का है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है। तो पहला कथन गलत हो गया। स्वर्ण के उत्पादन में प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया का नहीं, उत्पादन में चाइना का है, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया का है। तो दूसरा वाला भी कथन गलत हो गया। विश्व में हीरे का सर्वाधिक उत्पादन रूस द्वारा किया जाता है, यह कथन सही है, अर्थात सी ऑप्शन केवल 3 आपका सही हो जाएगा। तापीय विलोमता टेम्परेचर इन्वर्जन का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापमान। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे तापमान बढ़ना, ये तापीय विलोमता कहलाता है। सामान्यतः ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है? तापमान कम होता है, परंतु यहाँ पे उल्टा होता है, इसलिए तापीय विलोमता या टेम्परेचर इनवर्जन कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई जाती है, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है
तो ये कहाँ अपनाई गई है? ये मध्य पूर्व में। कहाँ पर? मध्य पूर्व में अपनाई गई है। कनात सिंचाई व्यवस्था उसे कहा जाता है जिसमें पहाड़ों के जल को मैदानी भागों में ले जाकर सिंचाई की जाती है। यह मुख्यतः ईरान में की जाती है, तो ये मध्य पूर्व में आता है, ईरान में। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो देखिए, अभिकथन है उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, सही बात है। गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में व्यतीत हुआ है, तो कथन कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है, गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी, क्योंकि गौतम बुद्ध का अधिकांश सन्यासी जीवन उत्तर प्रदेश में ही व्यतीत हुआ, तो सबसे अधिक प्रसार तो यहीं पे पहले हुआ। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक काल कौशल राज्य में व्यतीत किया था, जो कि उत्तर प्रदेश के तहत ही आता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है? तो उत्तर प्रदेश का महोबा जिला, ठीक है, उत्तर प्रदेश का महोबा जिला। देखिए, श्रावस्ती जो है ये तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ मंदिर संबंधित है, जबकि कौशाम्बी जो है ये घोषताराम बिहार यहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र नरोरा किस जिले में स्थित है? तो ये बुलंदशहर जिले में स्थित है। कहाँ है? बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना, इसकी पहली व्यावसायिक इकाई की स्थापना 1 जनवरी 1991 में, दूसरी इकाई की स्थापना 1 जुलाई 1992 में हुई थी। 1991 पहली, 1992 में दूसरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा एक कानपुर में स्थित नहीं है? कौन सा एक कानपुर में स्थित नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान है, राजकीय चर्म संस्थान ये भी है, नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र ये कहाँ पे है? प्रयागराज के बमरौली में है, ना कि कानपुर में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग विकास उद्योग निगम लिमिटेड ये भी कानपुर में है। निम्नलिखित में से कौन कृषि वित्त का गैर संस्थागत स्रोत नहीं है? गैर संस्थागत स्रोत नहीं है, मतलब जो ऑर्गेनाइज नहीं है। देखिए, गैर संस्थागत स्रोत में जो है महाजन, साहूकार, व्यापारी, जमींदार, आढ़तिये, संबंधी और मित्र आते हैं, जबकि सहकारी समितियां जो है ये संस्थागत स्रोत में आती हैं। सहकारी समितियां, बैंक, वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सरकार इत्यादि। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम है? तो श्रावस्ती है। कौन सा है? श्रावस्ती जिला। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो कथन दिए गए, बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य कथन है, कथन या कथनों में से कौन से सत्य हैं। तो देखिए, आपका देश के कुल नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? 11.79%। 11.79% है, नगरीय जनसंख्या की बात हो रही है। तो महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। वर्ष 2011 की जनगणना से नगरीय जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। तो यहां पर केवल पहला कथन सही है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो देखिए, भारत खंडे संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश में संगीत शिक्षा में स्थापित पहला महाविद्यालय था, सही बात है। दूसरा, राजकीय ललित कला अकादमी लखनऊ में स्थित है, ये भी सही है। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है, नहीं, ये गोरखपुर में नहीं बल्कि मथुरा में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन सही नहीं है, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2001 में हुई थी। आगे चलते हैं, बिजनौर जिले में निवास करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म का अनुसरण करती है? तो ये माही गीर है, माही गीर है। इस जनजाति की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? मछली पकड़ना है। देखिए, खरवार और बैगा जनजाति जो है, खरवार और बैगा जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है, और भोक्सा जनजाति जो है ये बिजनौर में ही भी पाई जाती है। ये अपने को पतवार राजपूतों का वंशज मानते हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित उपयों पर विचार कीजिए। मेला और आयोजन स्थल बताना है कौन सा या से सही सुमेलित है, सही सुमेलित वाला बताना है। देखिए, ध्रुपद मेला वाराणसी, पशु मेला बटेश्वर, शोरो मेला एटा कासगंज, सभी के सभी सुमेलित हैं, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पाल्मा रेशियो किससे संबंधित है? तो ये आय विषमता मापन से, इनकम इनइक्वलिटी के मेजरमेंट से संबंधित है। यह ऊपरी 10% और गरीब या निचली 40% लोगों के आय के अनुपात को व्यक्त करता है। आय विषमता माप के अन्य विधियों में आय गिनी गुणांक, क्विंटाइल आय अनुपात इत्यादि हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में राज्यों के युग्मों में से किस एक में सर्वाधिक एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है? अनुसूचित जाति एससी जो है निवास करती है। तो देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात हो रही है, जनजाति की नहीं। तो ये सबसे अधिक कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश और मिजोरम में, उत्तर प्रदेश एवं मिजोरम में, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
वाराणसी स्थित, मतलब सर्वाधिक आपका उत्तर प्रदेश में है अनुसूचित जाति, और सबसे कम कहाँ है? मिजोरम में। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो रानी अहिल्याबाई ने। किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। सतत व स्थायी विकास किस प्रकार की अवधारणा से संबंध रखती है? तो ये नवनियतवादी अवधारणा से संबंध रखती है। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक इकाइयों से संबंधित ऑनलाइन सुविधा एक छत के नीचे प्रदान करने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? वर्ष 2018-19 के बजट में, 2018-19 के बजट में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस एक देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण की है? तो किसने ग्रहण की है? मिस्र ने ग्रहण की है। ठीक है, मिस्र ने ग्रहण की है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसकी स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा संयुक्त रूप से 2014 में ब्राजील के फोर्टालेजा के 6वें ब्रिक्स सम्मेलन में की गई थी। बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे के बाद जो है मिस्र इस न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला चौथा नया सदस्य है। तो सऊदी अरब इसका सदस्य नहीं है, संयुक्त अरब अमीरात है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रेणुका जी बांध परियोजना की नींव रखी गई है? कहां पर रखी गई है? हिमाचल प्रदेश में रखी गई है। ठीक है, यह परियोजना सिरमौर जिले में गिरी नदी पर, कौन सी नदी है? सिरमौर जिले में गिरी नदी है, इस पर स्थित है। हाल ही में घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार धनुष को नहीं। जो 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सूर्या एवं अजय देवगन को संयुक्त रूप से दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अपर्णा बाला मुरली को, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का तुलसीदास जूनियर को। तो यहां पर ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के साथ सही कथनों का चयन करना है हमें, कौन सा सही है? तो देखिए, इस इंडेक्स में जापान शीर्ष स्थान पर सही है, इस इंडेक्स में अंतिम स्थान पर यमन है, सही, ये भी सही है। भारत मार्तेनिया और ताजिकिस्तान के साथ संयुक्त रूप से जो है 87वें स्थान पर है। सभी के सभी कथन सही हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 130 देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए, जो एससीओ है उसके द्वारा किस भारतीय शहर को वर्ष 2022-23 के लिए अपनी प्रथम सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो वाराणसी को। किसको घोषित किया गया है? वाराणसी को घोषित किया गया है। एससीओ की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भारत के किस राज्य में देश के पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन दूधवाड़ी का उद्घाटन किया गया है? कहां पे किया गया है? गुजरात में, दूधवाड़ी का, अप्रैल 2022 में किया गया था। ठीक है, यह रेडियो स्टेशन पशुपालन को समर्पित है। इसका स्वामित्व सहकारिता मंत्रालय गुजरात के पास है। अरावली जैव विविधता पार्क को फरवरी 2022 में भारत का प्रथम आईसीएम स्थल का दर्जा आईसीएम द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, आईसीएम का मतलब है अन्य प्रभावित क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। ठीक है, ये ओसीएम है। ठीक है, ओईसीएम है। इसका पूरा नाम इंग्लिश में क्या है? अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स। तो यह पार्क अवस्थित कहां पे है? तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। कहां पर है? हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। मई 2022 में टेड्रोस अदनोम ग्रेवियस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक चुने गए हैं। इस संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए, बताना है कौन सा कथन या कथनों में से सत्य है। तो देखिए, वे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व स्वास्थ्य एवं विदेश मंत्रालयों के मंत्री रहे। तो ये इथोपिया के पूर्व स्वास्थ्य और विदेश मंत्रालय के मंत्री थे, ना कि दक्षिण अफ्रीका के। तो पहला कथन गलत हो गया। वे इस संगठन के अध्यक्ष बनने वाले पहले अफ्रीकी हैं, ये भी सही, ये सही है। तो यहां पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये पहले अफ्रीकी हैं। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ष 2022 के लिए विश्व के सबसे रहने योग्य शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और सबसे खराब शहरों में ईरान का तेहरान शहर है। भारतीय शहरों में नई दिल्ली को 112वें स्थान पर और मुंबई को 117वें स्थान पर रखा गया है। युद्धाभ्यास ब्रज प्रहार के संबंध में
वज्र प्रहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें तथा कूट की सहायता से सत्य कथनों का चयन करें। 2 कथन दिए गए हैं। तो देखिए, इसका आयोजन भारत एवं अमेरिका के मध्य किया गया, सही बात है। यह युद्धाभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ, दोनों ही कथन यहां पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे, 136 पर चलते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया? उन्मेष का आयोजन जो है ये हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया। ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव था। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के निम्नलिखित में किस एक शहर में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो कहां पर किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। यह साबरमती नदी पर साबरमती फ्रंट के किनारे बना है और इसका जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2021 को इसका नाम अटल ब्रिज घोषित किया गया था, अटल ब्रिज। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शमीर बी कामत को नियुक्त किया गया है। ये जी सतीश रेड्डी का स्थान ग्रहण करेंगे। DRDO की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। आगे बढ़ते हैं। शरणार्थियों की समस्याओं की दिशा में कार्य करने हेतु निम्नलिखित में से किस एक को हाल ही में यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? पूर्व जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को किया गया। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय चुनाव में मर्केल जर्मनी की पहली महिला चांसलर बनी थी। निम्नलिखित कथनों में कौन सा या से मिशन अमृत सरोवर के संबंध में सत्य है? पहला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 24 अप्रैल 2022 को किया गया था, सही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में भारत के सबसे पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, ये भी सही। दोनों कथन यहां पर सही हैं, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, मिशन अमृत सरोवर का उद्देश्य आजादी के अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में भारत के प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास एवं कायाकल्प करना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा भारत का प्रथम नाइट स्काई अभियान कहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो कहां पर किया गया है? लद्दाख में, ठीक है। लद्दाख के लेह जिले में चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हिस्से के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड के लिसेस्टर स्थित क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। यह पहली बार जब इंग्लैंड में किसी क्रिकेट स्टेडियम का नाम भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। और सुनील गावस्कर की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या रहा है? सनी डेज। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की वार्षिक बैठक के दौरान ICC ने 3 देशों को एसोसिएट सदस्य का दर्जा प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, 3 देश कौन से रहे हैं? आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। कजाकिस्तान इसमें शामिल नहीं था। आइवरी कोस्ट, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर संपन्न हुआ? ये कहां संपन्न हुआ? तो जर्मनी के श्लास एल्माउ में। इस बैठक की अध्यक्षता जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज ने की थी। आगे बढ़ते हैं। और इसमें भारत जो है आमंत्रित देश के रूप में था, अतिथि देश के रूप में था। तो केवल भारत नहीं था, भारत के अलावा अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन इत्यादि थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। उपरोक्त में से सत्य कथन या कथनों का चयन करना है हमें। तो देखिए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, सही है। इस सूचकांक में आइसलैंड को शीर्ष स्थान दिया गया वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट में। वहां पे लैंगिक अंतराल मतलब न्यूनतम है। इस सूचकांक भारत का 135वां स्थान रहा, 135वां। तो तीनों कथन यहां पर सही है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 146। हाल ही में स्वयं का इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का प्रथम एवं एकमात्र राज्य कौन सा है? तो यह है आपका केरल। केरल ने शुरू किया है, ठीक है। राज्य में सभी को इंटरनेट सुविधा प्रदान करने हेतु केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क KFON को भारत सरकार द्वारा इंटरनेट सेवा प्रदाता का लाइसेंस मिल गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए किस एक योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है? किस योजना की? श्रेष्ठ नामक योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र लाभान्वित होंगे जिनकी पहुंच अभी तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा तक नहीं हुई है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम नेजल या नॉक से दी जाने वाली, नेजल मतलब नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन है? तो ये कौन सी है आपकी? एक सेकेंड, ये आपकी है VVV154 स्ट्रोनेजल, ठीक है, एडिनो वायरस इंट्रोनेजल कोविड वैक्सीन इसे कहा जाता है। यह जो है कोरोना के बचाव के बूस्टर खुराक के तौर पर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। लोक कला प्रदर्शन कला, क्षेत्रीय व्यंजनों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा एक सामुदायिक रेडियो चैनल रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। उत्तर प्रदेश में संस्कृत विभाग द्वारा राज्य में इन चीजों को बढ़ावा देने के लिए रेडियो जयघोष का शुभारंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशन में संचालित भारत के प्रथम लेवेंडर महोत्सव का आयोजन किस राज्य के प्रदेश में किया गया? तो ये कहां पर किया गया है? ये जम्मू कश्मीर में किया गया है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यह महोत्सव जम्मू कश्मीर में भद्रावह में आयोजित किया गया था। तो इस प्रकार से यहां पर 2 वीडियो के तहत 150 प्रश्नों को कवर किया गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।